विदेश के एक घर में भूविज्ञानी जियोलॉजिस्ट एबी अपनी बड़ी बहन बेथ के साथ समय बिता रही है। उन्होंने हाल ही में अपनी मां को खो दिया है, इसलिए वे अपने दुख से उभरने के लिए भावनात्मक रूप से एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रही हैं। त्रासदी फिर से आती है जब बेथ को ल्यूकीमिया के एक उन्नत चरण का पता चलता है। कोई भी डॉक्टर उसका केस नहीं लेता क्योंकि वे मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। हालांकि एबी हार मानने से इनकार कर देती है और उसे एक विदेशी क्लिनिक के बारे में पता चलता है जो कम नैतिक उपचार प्रदान करता है। बेथ को वहां भेजने के लिए पैसे देने के लिए एबी को एक बहुत जोखिम भरा काम करना पड़ता है। कुछ समय बाद एबी जॉर्जियाई काकेसस में रूस की सीमा के पास पहुंचती है। उसे एक निजी धातु खनन कंपनी ने यूरेनियम भंडार की तलाश के लिए काम पर रखा है। उसके पिता को यह पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि एबी कंपनी का नौकर बनने से बेहतर करियर बना सकती है, लेकिन वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेताब है। वह एडवांस पेमेंट भी मांगती है, लेकिन उसका बॉस उसे तब तक भुगतान नहीं कर सकता जब तक उसे कुछ मिल नहीं जाता। एबी और उसका सहकर्मी सर्गेई यूरेनियम की तलाश में लंबे समय तक खोज करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही रहना था। हालांकि एबी जंगल में अपनी खोज जारी रखने का फैसला करती है। सर्गेई असहमत होता है और बताता है कि यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए एबी उसकी बंदूक ले लेती है और उसे अपने बिना जाने के लिए कहती है। जंगल में कई डरावनी आवाजें हैं जो एबी को पहले थोड़ा नर्वस करती हैं। आखिरकार जब उसे काले पत्थर का एक बहुत ही अजीब टुकड़ा मिलता है तो वह शांत हो जाती है। मुख्यालय में वापस एबी कई परीक्षण करती है और देखती है कि चट्टान का तापमान बहुत अधिक है, लेकिन वह अभी भी इसकी पहचान नहीं कर पाती है। इस खोज पर उसकी उत्तेजना उसके पिता के फोन से बाधित होती है, जो उसे सूचित करते हैं कि वह बेथ को क्लिनिक से बाहर निकाल रहे हैं और उसे घर ला रहे हैं ताकि वो अपने प्रियजनों के बीच शांति से मर सके। वह इस विचार के खिलाफ है, इसलिए वह उनसे कहती है कि वो घर जाकर सब कुछ संभाल लेगी। उसी क्षण इमारत हिलती है और बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। जब ये रुक जाता है तो एबी अपना सामान पैक करती है और सर्गेई से उसे हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए कहती है। वह घर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में चढ़ती है और पायलटों से बात करती है, जो उसे बताते हैं कि वे सीमा के पास उड़ान भरेंगे ताकि रूसियों को याद दिलाया जा सके कि घाटी किसकी है। कुछ घंटों की उड़ान के बाद एबी इस ऊंचाई पर पक्षियों को देखकर चौंक जाती है। हालांकि जब हेलीकॉप्टर अपना रास्ता बदलता है तो उसे एहसास होता है कि बाहर का आकार पक्षियों का नहीं है। यह एक रहस्यमयी काली परछाई है जो कड़कड़ाहट की आवाज करती है। पायलट कहता है कि यह करीब आ रहा है। तभी हेलीकॉप्टर हिलने लगता है और काला साया खिड़कियों को घेर लेता है, फिर वह उड़ जाता है। फिर रेडियो सहित चॉपर के सभी सिस्टम बंद हो जाते हैं। उन्हें तुरंत उतरना चाहिए, लेकिन इंजन भी काम करना बंद कर देता है। एबी अपनी सीट बेल्ट लगा लेती है क्योंकि हेलीकॉप्टर की गति और ऊंचाई कम हो जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वह अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करती है और अपने बहन के बारे में सोचती है। हेलीकॉप्टर को पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त होते देखने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेहोशी की हालत में एबी सपना देखती है कि वह अपने पिता से कह रही है कि जब तक वह वापस नहीं आती तब तक कोई बड़ा कदम न उठाएं, और जल्दी वापस आने का वादा करती है। आखिरकार वह मलबे के अंदर खून से लथपथ जागती है और देखती है कि चॉपर के एक हिस्से में आग लगी हुई है। इससे भी बदतर, पायलटों में से एक मर चुका है। एबी दूसरे आदमी की जांच करती है और उसकी चोट पर पट्टी बांधती है, उसे दबाव बनाए रखने के लिए कहती है। फिर वह मदद के लिए चिल्लाने के लिए बाहर जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह हेलीकॉप्टर में लौटती है तो पायलट उसे आपातकालीन रेडियो का उपयोग करने का तरीका बताता है, लेकिन वह जितनी भी बार कोशिश करती है कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर एबी एक नक्शा देखती है और गणना करती है कि निकटतम सड़क दक्षिण में 60,000 किलोमीटर दूर है। वह बहुत सारे बक्सों को तोड़ना और एक बड़ी आग जलाने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि कोई इसे दूर से देख लेगा। अगली सुबह एबी को पता चलता है कि दूसरा पायलट भी मर चुका है। उसे पैनिक अटैक आता है और वह रोती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह जंगल में अकेली फंसी हुई है। बाद में चॉपर के अंदर सोने की कोशिश करते समय वो बेथ और उसकी कमजोर सेहत के बारे में सपना देखती है, जिससे वो फिर से जाग जाती है। वो आग की लपटों से गर्मी लेने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसकी आग बुझ चुकी है। हार मानने से इनकार करते हुए एबी हेलीकॉप्टर में मिलने वाली हर उपयोगी वस्तु इकट्ठा करती है, जिसमें एक बंदूक और एक फ्लेयर भी शामिल है। एक बार जब वो अपने शरीर को कपड़ों की कई परतों से ढक लेती है तो वो दक्षिण सड़क को खोजने की कोशिश करने के लिए एक कंपास का अनुसरण करती है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से दूर चलती है, उसे रेडियो स्टैटिक की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत वापस भागती है, लेकिन चॉपर पर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है।
जब वो फिर से स्टैटिक सुनती है तो उसे एहसास होता है कि ये पायलट की बेल्ट पर लगे रेडियो से आ रहा है। दुर्भाग्य से जब वो इसका उपयोग करने की कोशिश करती है तो इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। इसलिए वो हेलीकॉप्टर का मैनुअल उठाती है ताकि ये जान सके कि सभी केबल और चार्जर कहाँ हैं। वो रेडियो को चार्ज पर छोड़ देती है और जब वो इंतजार करती है तो वो अपनी रहस्यमयी चट्टान को घूरती रहती है। आखिरकार रेडियो फिर से काम करता है और एबी जॉन नाम के एक अमेरिकी पायलट से संपर्क करती है, जिसका विमान भी इस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके पैर फंसे हुए हैं और वो हिल नहीं सकता, साथ ही उसका एंटीना टूटा हुआ है। एबी जानती है कि वो मदद के लिए बुलाने के लिए एंटीना ठीक कर सकती है और पूछती है कि वो कहाँ है। तो जॉन बताता है कि वो एक झील देख सकता है। नक्शे पर उसे खोजने के बाद एबी उसे खोजने के लिए एक नई यात्रा शुरू करती है। जॉन उसे ऐसा न करने के लिए कहता रहता है क्योंकि ये खतरनाक कब्जे वाला क्षेत्र है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती है। जब वो चलती है तो जॉन उससे बात करता है और उसके काम के बारे में पूछता है। वो एक पहाड़ी पर चढ़ने के बीच में है जब वो बताती है कि पैसा उसकी बहन के लिए है, इसलिए उसे अपनी भावनाओं को इकट्ठा करने के लिए रुकना और आराम करना पड़ता है। जैसे ही वो चढ़ाई जारी रखती है, वो उस समय के बारे में सोचती है जब बेथ ने उसे ये बताने की कोशिश की थी कि लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार एबी को एक ऐसी जगह मिलती है जो इतनी ऊंची है कि वो और नहीं चढ़ सकती, जिसका मतलब है कि उसे पूरा घूम कर जाना होगा। नए क्षेत्र में एबी पहाड़ी पर चढ़ने में सफल होती है और जंगल में प्रवेश करती है, जहां वो रात के लिए आराम करेगी। एबी आग जलाती है और सोने के लिए कुछ छड़ियों से एक आश्रय बनाती है। दुख की बात है कि बारिश होने लगती है, जिससे उसकी आग बुझ जाती है। हालांकि एबी को अपने बैग में कुछ गर्म महसूस होता है और उसे चट्टान याद आती है। वो उसे बाहर निकालती है और उसे अपने नंगे हाथ से छूती है, ये देखते हुए कि सतह एक उत्सुक तरीके से प्रतिक्रिया कर रही है। सुबह में एबी अपनी यात्रा जारी रखती है और बर्फ से ढकी एक घाटी में पहुंचती है। जब एबी को एक नदी मिलती है तो वो आराम करने और अपनी पानी की बोतल फिर से भरने के लिए रुकती है। कुछ घंटों बाद एबी को पता चलता है कि वो और पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। उसे ऊपर जाना शुरू करना होगा। वो जितना संभव हो सकता है चलती है और अंत में उसे चढ़ाई करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन वो तुरंत गिर जाती है। जॉन उसे वापस जाने के लिए कहता है, जिससे एबी गुस्से में आ जाती है। वो इस बात से थक गई है कि हर कोई उसे कोशिश करना बंद करने के लिए कह रहा है। इसके बाद एबी अपने दस्ताने उतारती है और फिर से चढ़ना शुरू कर देती है। अब वो बेहतर पकड़ बना सकती है और वास्तव में प्रगति कर सकती है। जब वो जॉन को अपनी प्रगति के बारे में सूचित करती है तो वो कहता है कि ये शर्म की बात है, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा में से एक थी, और फोन काट देता है। बाद में एबी एक उपकरण निकालती है और उसे चट्टान में डालती है, लेकिन जब वो उस पर कदम रखती है तो वो गिर जाता है। वो गहरी सांस लेने और सोचने के लिए एक क्षण लेती है, जिससे उसे रहस्यमयी चट्टान याद करने में मदद मिलती है। चट्टान से कुछ धागा बांधने के बाद एबी उसे पहाड़ की दीवार में चिपका देती है और उसे एक सहारे के रूप में इस्तेमाल करती है, ताकि वो सुरक्षित रूप से ऊपर पहुंच सके। उसी समय वो रहस्यमयी परछाई को आकाश में उड़ते हुए देखती है। एबी दूरबीन निकालती है और दूरी में कुछ रोशनी देखती है जो एक सैन्य अड्डे की है। वो एक बड़ी आग जलाती है और चट्टानों से एक तीर बनाती है। जैसे ही वो निकलती है, कुछ घंटों बाद जॉन उसे रेडियो पर संपर्क करता है। कहता है कि उसे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना बंद करना होगा, क्योंकि रूसी उसे मार देंगे। ये उसे इतना नर्वस कर देता है कि वो एक पहाड़ी से नीचे फिसल जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जॉन की डांट से तंग आकर एबी रेडियो बंद कर देती है। उसी समय वो एक सैनिक को क्षेत्र में गश्त करते हुए देखती है, इसलिए वो तुरंत भाग जाती है। जंगल पार करने के बाद उसे कुछ पुरानी परित्यक्त इमारतें मिलती हैं और वो आराम करने और छिपने के लिए अंदर जाने का फैसला करती है। सोने से पहले वो बेथ की तस्वीर देखती है और सोचती है कि वो कितने दर्द में होगी। अगली सुबह एबी जब एक रेडियो सुनती है तो जाग जाती है। वो बाहर देखती है और सैनिक को करीब आते हुए देखती है, जिससे वो घबरा जाती है। वो दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ती है और छिप जाती है। जब सैनिक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो एबी बंदूक तैयार कर लेती है। जल्द ही सैनिक उसे ढूंढ लेता है और अपना हथियार उस पर तान देता है। एबी घबरा जाती है और गोली चला देती है, जो उसके पैर में लगती है। फिर एबी उस आदमी का हथियार और बैग ले लेती है, जबकि वो इवान का नाम दोहराता रहता है। बैग में उसे एक टॉर्च, सिगरेट और उसकी जैसी ही एक काली चट्टान मिलती है। उसी क्षण सैनिक के रेडियो से जॉन की आवाज आती है, तुम मेरी पसंदीदा में से एक थीं। और सैनिक पुष्टि करता है कि वो इवान है।
एबी घबरा जाती है और उसे एहसास होता है कि उन दोनों को धोखा दिया गया था, और आवाज पूछती है, क्या तुम बेथ से फिर से नहीं मिलना चाहती? बाद में एबी सैनिक से माफी मांगती है और उसके पैर पर पट्टी बांधती है। वो उसे बताती है कि वो रेडियो पर आवाज की तलाश में जाएगी। दोनों एक साथ निकलते हैं। जब वे आराम करने के लिए रुकते हैं तो एबी चट्टान निकालती है और आकाश में कड़कड़ाहट सुनती है। इससे उसे एहसास होता है कि चट्टान ने परछाई को आकर्षित किया, जिसने चॉपर को नीचे गिराया और रेडियो प्रसारण के साथ खिलवाड़ कर रहा था। गुस्से में एबी चट्टान को फेंक देती है। फिर दोनों बर्फ से ढकी एक घाटी को पार करना शुरू करते हैं, जो एक झील है। अचानक उसे कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, और जब वो मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि सैनिक गायब हो गया है। तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो छेद में गिर जाती है। बहुत संघर्ष के बाद वो बाहर निकल आती है। हवा और तेज चलने लगती है और जल्द ही एबी को कुछ दिखाई नहीं देता। आखिरकार उसे जंगल का किनारा मिल जाता है। बहुत थक चुकी एबी गीले कपड़े उतारती है और एक स्लीपिंग बैग के अंदर चली जाती है। उसी क्षण जॉन की आवाज रेडियो पर फिर से प्रकट होती है। गुस्से में एबी रेडियो फेंक देती है, लेकिन वो अभी भी जॉन की आवाज को एक कहानी साझा करते हुए सुन सकती है। एबी सो जाती है। जब वो एक हेलीकॉप्टर सुनती है तो जाग जाती है, इसलिए वो उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए जंगल में दौड़ती है। हालांकि वे उन्हें देख या सुन नहीं सकते और चॉपर चला जाता है। ठंड एबी को गहराई से प्रभावित करने लगती है और वो अपने घुटनों पर गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है और एक छेद में गिरती है, जो एक गुफा निकलती है। एबी का शरीर एक छोटे से पूल में जा गिरता है। उसके बगल में तैर रहा है जॉन का सड़ता हुआ शरीर, जो रहस्यमयी काली चट्टान के टुकड़ों से ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि यह चट्टान किसी प्रकार की इकाई है जो असली लोगों की आवाजों का उपयोग कर रही थी। जब एबी जागती है तो वो सूखी जमीन पर बैठी होती है। जैसे ही चट्टानें उसके चारों ओर तैरती हैं, वह इकाई जॉन की आवाज का उपयोग करके उसे सफल होने के लिए बधाई देती है। एबी उस पर जानबूझकर दुर्घटनाएं कराने का आरोप लगाती है, लेकिन इकाई कहती है कि उसे यहाँ लाने वाले सभी निर्णय उसके अपने थे। आवाज बताती है कि जॉन जीवित रहने के लिए इकाई का वाहक बनने के लिए सहमत हो गया था और एबी को भी यही विशेषाधिकार दिया जा रहा था। आवाज प्रस्ताव को ठुकरा देती है और कहती है कि वो सिर्फ घर जाना चाहती है। आवाज जवाब देती है कि वो पहले से ही घर पर है, क्योंकि बेथ का घर उसके पीछे दिखाई देता है। एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर धकेलती है और उसे पता चलता है कि हर जगह काली चट्टानों के ढेर हैं। इकाई उसे बताती है कि वो मौत से डरती है और उसे हराने के लिए बेताब है, जो वो कर सकती है यदि वो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे। एबी आवाज से बचने की कोशिश करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है और बाहर बेथ को देखकर चौंक जाती है। वो तुरंत बाहर जाती है और बेथ उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक एबी अपनी बहन के घर में जागती है और बेथ को पूरी तरह से स्वस्थ पाकर चौंक जाती है। हालांकि उसे अस्पताल का एक दृश्य दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि यह सब इकाई का एक भ्रम है। वो ये तथ्य स्वीकार कर लेती है कि उसे अपनी बहन को जाने देना होगा। तो एबी बेथ से उसे उसकी सीमाओं से पार धकेलने के लिए माफी मांगती है और उसे अंतिम विदाई देती है। जब एबी घर जाने वाली होती है तो इकाई की आवाज वाला रेडियो उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है। एबी इससे इनकार करती है, यह समझाते हुए कि मृत्यु के बिना जीवन नहीं है। एबी दरवाजा खोलती है और बर्फीले तूफान में बाहर चली जाती है, मदद के लिए चिल्लाती है। उसी क्षण एबी स्लीपिंग बैग में जाग जाती है और उसे याद आता है कि उसके पास एक फ्लेयर है। वो जल्दी से उसे जलाती है और हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए वापस आता है। अगले 2 दिनों तक एबी ठीक होने के लिए अस्पताल में रहती है। जब वो आखिरकार जागती है तो वो सरगेई और उसकी दादी के साथ एक अपार्टमेंट में होती है। वह उसे हवाई अड्डे तक ले जाता है। कुछ समय बाद एबी और उसके पिता बेथ से उसके घर पर मिलते हैं, जहां एक नर्स उसकी देखभाल कर रही है। बेथ के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। बाद में शाम को नर्स घोषणा करती है कि समय आ गया है। एबी और उसके पिता बेथ के साथ बिस्तर पर बैठते हैं और उसे सांत्वना देते हैं जब वो मर जाती है।